Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing the problems, the cage जिसमें कि जैक अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा था। नीचे डाउनस्टेयर्स वो अपनी वाइफ के पास आया था, जो को अपस्टेयर्स कहानी वो सुना करके, रॉजर स्कंक वाला, जिस कहानी के एंडिंग से उसकी बेटी जो वो खुश बिल्कुल नहीं थी, वो कहानी सुना करके आया था और ज़बरदस्ती एक तरह से उसको धमका करके कि सो जाओ, और इस तरह से वो आया था नीचे देखा अपनी वाइफ को काम करते हुए, 6 मंथ्स प्रेग्नेंट वाइफ को। केज लगा उसको, जैसे हम फंसे हुए हैं, और बहुत सारा मीनिंग्स केज का हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये एक्सप्लेनेशन में, कि एक तो 2 तरह के कर्तव्य पूरा करने के चक्कर में वो केज में फंसा हुआ था, और उसका जो टास्क था डॉटर को सुलाने का, वो बहुत अब डिफ़िकल्ट होता जा रहा था इन तीनों कारणों के वजह से। बेटी बड़ी हो रही थी अब। फिर जो प्रीवियस वीडियो में ख़त्म किए थे बैटल पर, बैटल मतलब कुछ लोग समझते होंगे युद्ध, लड़ाई। एक्चुअली लड़ाई तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, युद्ध, बैटल। तो यहाँ लिखा गया है कि जैक वॉज caught in a battle between the 2 worlds। और ये भी केज वर्ड जो यूज किया था, इस बैटल को भी, ये बैटल भी उसके लिए केज की तरह ही था। अब ये बैटल किन चीजों के बीच था? तो 2 वर्ल्ड्स के बीच में था। जैक के लिए उसको एक लड़ाई लड़नी पड़ रही थी अपने जीवन में 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में एट द सेम टाइम, ठीक है। और जब ये 2 वर्ल्ड्स जो हैं, ये 2 वर्ल्ड कौन कौन से वर्ल्ड हैं, तो शॉर्ट में बता देते हैं कि एक जो के साथ जो है वर्ल्ड, और एक उसकी वाइफ के साथ जो वर्ल्ड है। अभी उसके बारे में आगे और है लिखा हुआ। तो 2 वर्ल्ड्स के बीच फंसा हुआ है, एक बैटल में लड़ाई लड़ रहा है। इस भी सिंबॉलिक है केज का। और लिखा हुआ है कि could not find a way to make Joe understand his point of view। वो लड़ाई युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अभी तक वो अपने बेटी जो को ये नहीं समझा सका है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो नहीं समझा सका है। और जैक का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं समझा पाया है, वो ये है दैट मदर्स आर नेवर रॉन्ग। मदर्स के जगह फिर हम यहां लिख दिए हैं पेरेंट्स। तो जैक अनेबल है ना, वो अपनी बेटी जो को ये समझाने में नाकाम हो जाता है, विफल हो जाता है कि पेरेंट्स जो हैं, यहाँ स्टोरी में पेरेंट्स जो हैं, मदर जो हैं, आर नेवर रॉन्ग, दे आर ऑलवेज राइट।
तो इस व्यू पॉइंट, ये व्यू पॉइंट किसका था? जैक का। और ये व्यू पॉइंट जैक समझाना चाहता था किसको? अपनी बेटी को। लेकिन क्या वो इसमें सक्सेसफुल हुआ? क्या लास्ट तक भी कहानी जो सुना रहा था, तो क्या लास्ट तक भी उसकी बेटी इसके बात से सहमत हुई थी? इसके व्यू पॉइंट से, अपने फादर के व्यू पॉइंट से नहीं सहमत हुई थी। वो विफल हो गया था अपनी बेटी को ये समझाने में कि पेरेंट्स जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो रॉजर स्कंक की मम्मी ने जो किया, वापस उसका ओरिजिनल बैड स्मेल जो वापस करवा दिया, वहाँ पर मम्मी गलत नहीं थी, क्योंकि मम्मी गलत हो ही नहीं सकती है। पेरेंट्स के बारे में बोला गया। तो ये वो समझाने में, जो को समझाने में नाकाम हुआ था। अब यहाँ जो दो दुनिया बताई गई है ना, कि जिन दो दुनिया के बीच जैक कॉट था, फंसा हुआ था, और ये भी केज वर्ड से मिलता है। इसका रिलेशन एक केज वर्ड के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि दो दुनिया में एक एक करके देखो। इस पॉइंट में एक दुनिया के बारे में बताया है और इस पॉइंट में दूसरी दुनिया के बारे में बताया है। फर्स्ट में पहली दुनिया, वन अपस्टेयर्स। दो दुनिया के बीच में वो फंस गया था जैक। तो दोनों दुनिया एक एक करके एक एक पॉइंट में यहाँ डिस्कस किया गया है। अच्छे से समझो कौन सी दो दुनिया। पहली दुनिया, वन जो अपस्टेयर्स था। तो अपस्टेयर्स मतलब तो कॉमन है, अपस्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे कौन थी कहानी में? फर्स्ट फ्लोर पे जो थी। तो देखो, सीधा सीधा नहीं लिख करके सिर्फ लिखता है कि पहला वर्ल्ड वो था जो अपस्टेयर्स था, और मतलब फर्स्ट फ्लोर वाला वर्ल्ड। और उस वर्ल्ड में, फर्स्ट फ्लोर वाले वर्ल्ड में कौन कौन थे? उसके बच्चे थे, दो, जो एंड बॉबी, वेयर ही इज टेलिंग अ बेड टाइम स्टोरी। उस दुनिया में, जो अपस्टेयर्स वाला दुनिया है, दो दुनिया के बीच में ये फंसा हुआ था, इसलिए केज जैसा लग रहा था। तो दो दुनिया में पहली दुनिया बताई जा रही है कि वो दुनिया जो फर्स्ट फ्लोर पे थी, और वो दुनिया में कौन कौन थे? जैक था, उसके दोनों बच्चे थे, जो और बॉबी। और जैक उस दुनिया में क्या कर रहा था बच्चों के साथ? वो स्टोरी टेलिंग कर रहा था, बेड टाइम स्टोरी। जो को बेड टाइम स्टोरी वो सुना रहा था। डॉटर जो वांटेड लॉट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन, पॉइंटिंग एरर्स, सजेशन अल्टरनेटिव्स। ये तीनों चीज़ें ऊपर भी आई थी यहाँ, इसलिए हम इसको यहाँ छोटा कर दिए हैं। देखो, रिपीटेड हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया है जहाँ पे आई हैं वहाँ पे भी, कि पहले के मुकाबले जो को अभी कहानी सुनाना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि अब वो क्लैरिफिकेशन चाहती है बहुत सारे कहानी के बीच में, क्यों हुआ ये चीज़, कैसे हुआ, और एरर्स अगर होता है तो पकड़ लेती है, और अब अपना सजेशंस भी देती है कि नहीं, कहानी ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। इस वजह से मुश्किल हो गया था अब उसको, जो को भी वो डे टाइम में जो रूटीन बनाया था वो आसान नहीं था उसके लिए। अब उसके लिए वो रूटीन मुश्किल होता जा रहा था हर बार, क्योंकि जो का क्वेश्चंस जो है वो बढ़ता जा रहा था, और
क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही थी। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं, बहुत डीप डीप क्वेश्चन। अब आंसर कहाँ से देता जैक उन क्वेश्चंस का? क्योंकि जैक जो कहानियाँ सुनाया करता था वो तो प्योर इमेजिनेशंस होते थे जैक का। तो उसमें जब क्वेश्चंस पूछने लगती थी, जो अब बड़ी हो गई है थोड़ी, जब 4 साल की उम्र की है, तो क्लैरिफिकेशंस खोजती थी, एरर्स भी निकाल लेती थी कि कहाँ गलत बोल दिया। और एरर निकालने का एक एग्जाम्पल दिए थे, रॉजर फिश वाला एरर। और अब सजेशंस भी देने लगी थी कि कहानी में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक दुनिया ये है फर्स्ट वर्ल्ड। और फर्स्ट वर्ल्ड में बताया गया स्टोरी टेलिंग, और बताया गया कि डॉटर जो है वो अब कैसे मुश्किल हो गया है डॉटर को समझाना। डॉटर को अब कहानी सुना करके आसानी से सुला देना वो अब आसान काम नहीं रहा। फैटिगिंग वर्ड यूज़ किया है, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत बोरिंग, बहुत ऑकवर्ड काम हो गया है बेटी के बढ़ते उम्र के साथ उसके क्वेश्चंस के बढ़ने के वजह से। ये पहली दुनिया। और दूसरी दुनिया है डाउनस्टेयर्स। पहले देखो अपस्टेयर्स लिखा था, यहाँ पहली दुनिया अपस्टेयर्स और दूसरी दुनिया डाउनस्टेयर्स, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे। और ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रहा था? ग्राउंड फ्लोर पे इसकी वाइफ क्लेयर बहुत मेहनत वाला काम में लगी हुई थी। वो वुडन आइटम्स जो थे उनको पेंट कर रही थी, क्लीन कर रही थी, पेंट कर रही थी। और बहुत उसमें से भारी भारी चीज़ों को भी उसको डील करना पड़ रहा था, वज़नदार चीज़ों को, जो कि उसके लिए सेहत के लिए ठीक नहीं था उस समय। तो डाउनस्टेयर्स, नीचे की दुनिया जो है दूसरी दुनिया, उसमें कौन था? उसमें थी एक 6 मंथ की प्रेग्नेंट वाइफ जो पेंटिंग कर रही थी लिविंग रूम में। ये लिविंग रूम याद रखना। पेंटिंग जो हाँ हो रहा है ना डाउनस्टेयर्स, वो लिविंग रूम में हो रहा है। ऑब्वियसली जहाँ चेयर, सोफ़ा, ये सब जो टेबल, ये सब जो रखे जाते हैं वो तो ड्राइंग रूम ही कहलाता है और उसी को लिविंग रूम कहते हैं। तो लिविंग रूम में दूसरी दुनिया ग्राउंड फ्लोर की दुनिया थी, जिसमें उसकी पत्नी थी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। और वो लिविंग रूम में जो बहुत सारे वुड वर्क्स थे, फर्नीचर्स थे, वो उनको पेंट कर रही थी और एक्सपेक्ट कर रही थी जैक को टू हेल्प हर। मतलब नीचे की दुनिया में डाउनस्टेयर्स जो वर्ल्ड था, जिसमें वाइफ क्लेयर जो थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि जैक जल्दी से अपना स्टोरी सुना के, अपना टास्क पूरा करके नीचे आ जाएगा मेरी मदद के लिए। ये वो एक्सपेक्ट कर रही थी, ये उसका एक्सपेक्टेशन था, जो सेकेंड वर्ल्ड है उसमें। एंड हु ही वॉन्टेड टू टेक केयर ऑफ। और ऐसा नहीं है कि जैक अपनी वाइफ का केयर नहीं करता था। अगर केयर नहीं करता तो वो सेंटेंस लिखा हुआ नहीं रहता जिसमें जैक अफसोस जताता है कि बेचारी को इस हालात में 6 मंथ्स के प्रेगनेंसी में हेवी चीज़ें इधर उधर कैरी नहीं करनी चाहिए। ये सेंटेंस
इस बात को प्रूव करता है दैट ही केयर्स फॉर हर। तो दूसरा वर्ल्ड, पहला वर्ल्ड में बेटी है जो, ठीक है, स्पेशली, वैसे तो बॉबी भी है अपस्टेयर्स, लेकिन बॉबी का तो कोई खास रोल है नहीं, तो सोया हुआ है, 2 साल का है। मेन अपस्टेयर्स में जो दुनिया है उसमें है जो, जिसको की कहानी सुनाता है, बेड टाइम स्टोरी। लेकिन जो क्या करती है, कहानी के बीच में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस डालती है, क्लैरिफिकेशंस पूछती है, एरर्स को पॉइंट करती है और सजेशंस देती है। पहली दुनिया। दूसरी दुनिया में नीचे फर्स्ट फ्लोर पे उसकी वाइफ है जो 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका हस्बैंड आकर के उसका हाथ बटाएगा, और सचमुच में जैक जो था वो उसका ख्याल रखना चाहता था। तो ये 2 दुनिया, और इन दोनों दुनिया में बैलेंस नहीं बना पा रहा था जैक। ही वॉज स्टक बिटवीन दीज 2 वर्ल्ड्स, ठीक है। और यहां लिखा है ही वॉज स्टक इनटू 2 डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये जो 2 वर्ल्ड बताए उसमें वो फंस गया था, जो जैक फादर जो है वो फंस गया था इन दोनों डिफिकल्ट वर्ल्ड्स के में। उनके यहाँ डिफिकल्ट सिचुएशंस बोल दिया गया। अनेबल टू चूज बिटवीन द 2, और जैक उन 2 दुनिया में से एक दुनिया चुनने में समर्थ नहीं था। He was not able to choose one and left one, कि चलो इसको छोड़ते हैं, अभी उसके तरफ ध्यान देते हैं, उस दुनिया की तरफ। He was not able, he was unable to choose between the 2। वो दोनों दुनिया में से किसी एक दुनिया को चुनने में वो असमर्थ था। क्योंकि पूछ देगा कि क्यों असमर्थ था, क्योंकि he wanted to fulfill his duties both as a father and as a husband। बहुत कॉमन सेंस वाला जवाब है, टफ नहीं है। बोला जा रहा है कि जो 2 दुनिया है, अपस्टेयर्स वाली दुनिया जिसमें जो है, जिसको वो बेड टाइम स्टोरी सुना रहा है, लेकिन अब वो बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस मांगती है ना, बहुत सारा अपना सजेशन भी देती है स्टोरी के बारे में, आसानी से उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। ये एक वर्ल्ड है। और दूसरा वर्ल्ड है जिसमें उसकी डाउनस्टेयर्स, जिसमें उसकी वाइफ है क्लेयर, जो कि उम्मीद करती है, उसको उम्मीद है अपने हस्बैंड से कि हेल्प वो करने के लिए जल्दी स्टोरी ख़त्म करके आएगा, ठीक है। ये दोनों दुनिया जो है, ये दोनों दुनिया में चूज नहीं कर पाता है। पूछा जाएगा कि क्यों फंसता है, क्योंकि चूज नहीं कर पाता है। क्या नहीं चूज कर पाता है कि और क्यों नहीं चूज कर पाता है, यह सवाल उठेगा यहां। क्या नहीं चूज कर पाता है और क्यों नहीं? तो क्या का जवाब है कि 2 दुनिया में से किसको चुने ये चूज नहीं कर पाता है, और क्यों नहीं चूज कर पाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि, और ये कॉमन सेंस से भी बिल्कुल है, कॉमन बात है, क्योंकि वो दोनों कर्तव्यों में से दोनों कर्तव्यों को पूरा करना चाहता था। एक फादर का कर्तव्य, एक हस्बैंड का कर्तव्य, जो कि संभव नहीं था। इसीलिए वो फंसा हुआ था। इसीलिए उसको लग रहा था जैसे वो पिंजरे में फंस गया हो, ठीक है। जैक फेल्ट गिल्टी। अब ये गिल्टी वर्ड समझते होंगे कुछ लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। गिल्टी ये वर्ड, ठीक है, इसको गिल्टी वर्ड समझते हो? बहुत कोई समझता होगा, कुछ लोग शायद ना समझते हो।
बोलचाल की भाषा में गिल्टी का मतलब है पछतावा होना। जैसे आपसे कभी कोई अगर गलती हो जाती है, ठीक है, और बाद में आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपने जो किया वो गलत किया है, तो आप खुद में, अपने आप में क्या फील कीजिएगा? आप फील कीजिएगा गिल्टी। ठीक है, तो गिल्टी का ये मतलब है। जैक भी गिल्टी फील कर रहा था, मतलब जैक को भी अफसोस था गलती का। जैक गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि दोनों ड्यूटीज, फादर का ड्यूटी और हस्बैंड का ड्यूटी, दोनों का ड्यूटी में से एक भी ड्यूटी वो पूरा नहीं कर पाता है। यहां देखो लिखा हुआ है, जैक फेल्ट गिल्टी ऑफ बोथ टास्क बीइंग अनडन। अनडन मतलब नॉट डन, टास्क मतलब ड्यूटीज, जो दो वर्ड्स थे। क्वेश्चन पूछेगा कि जैक गिल्टी क्यों फील कर रहा था, किस बात का गिल्ट था उसको, अफसोस था। तो बहुत आसान है स्टोरी में, अगर आप हैं याद आपको स्टोरी, तो गिल्टी उसको इस बात का हो रहा था ना कि जो दोनों टास्क थे उसके, अब दो टास्क कौन कौन से, एक बेटी के प्रति कर्तव्य, एक पत्नी के प्रति कर्तव्य, उनको यहां बोथ टास्क बोला गया है। ये दोनों टास्क अनडन रह गए थे, मतलब दोनों में से एक भी टास्क पूरा नहीं हुआ। तो इस बात का गिल्टी फील कर रहा था जैक, बिकॉज यहीं लिखा हुआ है कि दोनों टास्क अनडन रह गए, उसी को यहां एक्सप्लेन किया गया है। ही कुड नॉट कम टू हेल्प हिज वाइफ ऑन टाइम, ना तो वो अपने हस्बैंड वाला कर्तव्य को निभा पाया, मतलब टाइम से तो जा नहीं पाया क्लियर को हेल्प करने के लिए। दूसरी तरफ all his efforts to make Joe fall asleep had gone into vain। दूसरी तरफ जो बेटी के प्रति कर्तव्य था वहां भी तो फेल हो गया। बहुत कोशिश किया, एफर्ट्स, बहुत कोशिश किया, क्या? टू मेक जो फॉल एस्लीप, जो को कहानी सुना करके सुलाने का, लेकिन वो सब जो कोशिशें थी वो सब क्या हो गई? ब्रैकेट में देखो, यूजलेस चली गई। तो अब अगर आदमी कोई भी व्यक्ति अगर दो कर्तव्य है, बेचारा एक तो पहले से ही फंसा हुआ है कि कौन सा पूरा करे, और वो दोनों को पूरा करना चाहता है, इसीलिए फंसा हुआ है, और लास्ट में वो व्यक्ति जैक वो गिल्टी महसूस करता है क्योंकि दोनों कर्तव्यों में से एक भी कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया था। वो ना तो अपनी वाइफ का हेल्प करने के लिए समय पे आ पाया था, ना तो अपनी बेटी को वो सुला पाया था। सारी कोशिशें कर ली उसने बेटी को सुलाने की, लेकिन सारी कोशिशें उसकी क्या हो गई? यूजलेस हो गई। वहाँ वर्ड एक दिए हैं तुमको, वेन, VAIN। ये वर्ड बहुत लोग जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते होंगे तो ये वर्ड जान लीजिए। ये वर्ड बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह यूज हुआ है। वेन, स्पेलिंग पे ध्यान रखना, वेन का। एक वेन इसी तरह का स्पेलिंग होता है जिसमें खाली ए के जगह ई आ जाएगा, VEIN।
और उसका मतलब होता है क्या, नस। जो हमारे शरीर में नसें होती हैं ना, वो वेन हो गया, मेरे मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड। और लेकिन यहाँ ई के जगह ए अगर लगा दिए, VAIN, तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग होता है बेकार। और बेकार के लिए हम क्या लिख दिए, यूजलेस। तो वो गिल्टी इसीलिए महसूस कर रहा था कि दोनों में से कोई भी काम उसका पूरा नहीं हुआ। न तो वो वाइफ के पास समय से पहुंच पाया, न तो अपनी बेटी को सिला पाया, जबकि वो सारी कोशिशें की उसने, लेकिन उसकी सारी कोशिशें क्या हो गई, यूजलेस हो गई, वेन में चली गई। इसीलिए वो गिल्टी फील कर रहा था। जैक felt that his life is also caught between old and new things. ये रिपीटेड है, ऊपर भी बोला गया था कि नई चीज़ें और पुरानी चीज़ों के बीच में उसकी ज़िंदगी फंस गई है। ठीक है, ये उसको फील हुआ था। उसकी वाइफ भी उसके साथ थी, ये भी पूछा जाएगा शॉर्ट में कि क्या केज में वो अकेले था। नहीं, केज में वो जो फील, मतलब केज एक्चुअली में तो है नहीं, ये तो बस महसूस कर रहा है कि हम एक केज में फंस गए हैं। तो उस केज में जिसमें वो अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा था, उसमें उसकी वाइफ भी थी, क्लियरली लिखा हुआ है। मगर बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक टू हर, वर्क विथ हर और टच हर। ये वाइफ प्रेजेंट थी, मगर उसके बाद जो लिखा हुआ है ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स खड़े कर देता है और कहानी को फिनिश कर देता है। लिखा हुआ है कि उसकी वाइफ भी उस केज में थी, लेकिन वो अपनी वाइफ से न तो बात करना चाह रहा था, ठीक है, न तो उसके काम में उसका हाथ बटाना चाह रहा था, न उसके कांटेक्ट में आना चाह रहा था, टच वर्ड लिखा है। और टेक्स्ट बुक में लिखा था एनीथिंग। अगर आपसे ये सवाल पूछते कि ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा क्यों वो फील करता है अपनी वाइफ के बारे में, ऐसा क्यों सोचता है कि वो भी उसके केज में प्रेजेंट है, लेकिन न तो मतलब जैक जो है वो न तो अपनी वाइफ से बात करने का उसको मन है, न अपनी वाइफ के काम में हाथ बटाने का उसको मन है, और न ही उसको उसके नज़दीक जाने का मन है। ऐसा कुछ भी इंटेंशंस जैक के मन में नहीं है। और इसके पीछे रीजंस क्या है, ठीक है, वही बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स बनते हैं ना, सवाल दिमाग में आता है ना कि क्यों नहीं वो बात करना चाहता था अपनी वाइफ से, अगर उसी केज में उसको लग रहा था कि वाइफ भी थी। क्यों नहीं उसके काम में हाथ बटाना चाहता था, क्यों नहीं उसके नज़दीक जाना चाहता था, और एनीथिंग। अगर बहुत ऊपरी लेवल पे इसका आंसर एक वर्ड में दे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, तो शायद वो ऐसा इसलिए कर रहा था, मतलब बात नहीं करना चाहता था, उसके साथ काम में भी हाथ बटाना नहीं चाहता था, एंड डू नथिंग। ऐसा शायद इसलिए था, परहैप्स, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था ही वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी। और गिल्टी का मतलब जैसे मैंने तुमको अफसोस बताया, वैसे ही कहीं कहीं गिल्टी का एक और मीनिंग होता है, शर्मिंदगी महसूस करना, फीलिंग अशेम्ड। ये भी गिल्टी का एक तरह का सिनोनिम है,
फीलिंग अशेम्ड। तो एक रीज़न जो मेरे व्यू पॉइंट से है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये बोल चुका हूँ कि कहानी में सबको फ्रीडम दे दिया गया है एंडिंग में। तो ये जो लिखा है कि वो केज में वो भी था और वाइफ भी थी, मगर न तो वो वाइफ से बात करना चाह रहा था, न तो उसको इच्छा थी बात करने की, न तो इच्छा थी उसके हाथ में काम बटाने की, और न तो कुछ भी इच्छा नहीं था जैक का। और अगर सबसे आसान और सबसे ऊपरी लेयर का इसका रीज़न आपको पूछा जाए, है ना, डीप नहीं, ऊपर ऊपर से ही अगर इसको पूछा जाए कि ऐसा क्यों जैक कर रहा था, क्यों उसको बात करने का मन नहीं था, क्योंकि जैक जो था वो गिल्टी फील कर रहा था आउट ऑफ शेम, शर्म के चलते वो अपनी वाइफ का सामना करने से घबरा रहा था। जैसे बोल सकते हैं कि उसके पास इतना करेज नहीं था कि वो अपने वाइफ को फेस करे, बिकॉज ही हैज फेल्ड इन बोथ हिज ड्यूटीज, ड्यूटी भी टू हर चाइल्ड, जो उसमें भी वो फेल हो गया, और जो दूसरा ड्यूटी था क्लेयर का हेल्प करने का, उसमें भी वो फेल हो गया। दोनों में से कुछ नहीं कर पाया। ही हैज़ अचीव्ड नथिंग। तो शायद इस वजह से वो अशेम्ड महसूस कर रहा हो, गिल्टी वर्ड यूज़ किया है, गिल्टी महसूस कर रहा हो, और वो बस देख रहा था अपनी वाइफ को काम करते हुए, और न तो उससे वो बात करने का इच्छा था उसका, मतलब इच्छा ही नहीं कर रहा था जैक को कि अपनी वाइफ से बात करे या उसके काम में हाथ बटाए या उसके कांटेक्ट में जाए, उसके और नज़दीक जाए। ऐसी कोई इच्छा जैक के मन में नहीं थी, ठीक है। जबकि उस केज में, जिस केज को वो इमेजिन करता है, उस केज में उसकी वाइफ भी थी, फिर भी वो नहीं इच्छा था उसको। इसका बहुत सारा रीज़न्स है, पर सबसे आसान तुमको बता देते हैं तुम्हारे लेवल का याद रखने के लायक। और एक दो ठो रीज़न हम इसका मीनिंग जो है वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उस समय तुमको डिटेल में बताएंगे। अभी बस शॉर्ट में ये समझ लो कि क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहा था, ठीक है, ही वॉज फीलिंग ashamed of himself because he has failed to do any duty, any of his duties। जो दो ड्यूटीज़ थे, कुछ नहीं दोनों में से फुलफिल कर पाया। दैट्स वाई ही वॉज ashamed and that's why perhaps, शायद इसलिए ये लिखा गया है कि वो अपनी वाइफ का सामना करने से डर रहा था। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो शुड विजार्ड हिट मॉमी फिनिश हो जाता है। टेक्स्ट तो ऊपर ही फिनिश हो गया था, एक्सप्लेनेशन उसका यहाँ पे फिनिश कर दिए। और लास्ट में ये वाला जो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो बात लिखा गया है, टेक्स्ट बुक में भी लिखा गया है, आपको मैं टेक्स्ट बुक में दिखा दूँ। हाँ देखो, टेक्स्ट बुक में लिखा गया है ना, ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विथ हर, वर्क विथ हर, टच हर, एनीथिंग। सेम चीज़ लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो इसका मैंने एक ऊपरी सतह पे अर्थ बताया, बिकॉज ऑफ गिल्ट ही वॉज फीलिंग अशेम्ड, बिकॉज ही हैज़ फेल्ड एज अ फादर ऑल्सो एंड एज अ हस्बैंड ऑल्सो। ये एक रीज़न हो सकता है कि शर्म से वो उसका सामना नहीं कर सकता था, लेकिन इसके और भी रीजंस डेप्थ
डीप रीजंस हो सकते हैं, जिसका डिस्कस हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के समय करेंगे। तो इस लास्ट लाइन और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग का ये चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी, जो कहानी चल रहा था, ये चैप्टर फिनिश होता है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।